Hello friends, I am Divyanshi Singh, IRS 21 batch. Welcome to TUF, the UPSC Factory. So इस वीडियो में हम कवर करेंगे GS3 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आई विल से यूनिट डिज़ास्टर मैनेजमेंट. सो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में हम अलग अलग टाइप के डिज़ास्टर्स पढ़ते हैं जैसे कि अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स, स्टैम्पीड, हीट वेव्स. सो उनको हम अलग अलग वीडियोस में यहाँ पे कवर कर लेंगे. सो अगर मैं बात करूँ डिज़ास्टर मैनेजमेंट की, सो ये जो टॉपिक है दैट इज़ अ बिट डिज़ास्टर मैनेजमेंट. इसका करंट ओरिएंटेशन रहता है, करंट अफेयर से लिंक करके आपको ये टॉपिक को पढ़ना पड़ता है. लाइक अभी फ्लड्स आए तो रिसेंट में दिल्ली फ्लड्स के क्या कॉजेज़ थे, मुंबई फ्लड्स में क्या इश्यूज़ थे, कैसे बेटर मैनेज किया जा सकता है. सो इस टाइप की जो केस स्टडीज़ हैं वो अगर आप अपने आंसर में लिखेंगे सो दैट विल फेच यू एक्स्ट्रा मार्क्स. तो हमें यहाँ पर केस स्टडीज़ और जो करंट ओरिएंटेड इवेंट्स हैं उनको देखना पड़ेगा थोड़ा बहुत, सो दैट हम उसको अपने आंसर्स में इनकलकेट करें एंड वी गेट हाफ या एक एक्स्ट्रा मार्क्स. तो ये इसलिए भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हमें थोड़ा करंट की इन्फॉर्मेशन और नॉलेज होनी चाहिए. सो यहाँ पर इस वीडियो में वी विल कवर फ्लड्स, राइट. सो फ्लड्स क्या है? बेसिकली फ्लड में क्या होता है कि पानी, बिकॉज ऑफ मैनी रीजन्स, पानी इकट्ठा हो जाता है. इट इज़ बेसिकली कलेक्शन ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, इनंडेशन ऑफ वाटर. बट ये डिज़ास्टर कब बनता है? डिज़ास्टर तब बनता है व्हेन यू ब्रिंग मैन इनटू द पिक्चर, राइट. व्हेन देयर इज़ लाइफ एंड सेटलमेंट ऑफ पीपल in any area, then this collection of water, huge volume of water, that becomes a disaster, because then it causes loss of life and loss to property. So then it becomes a disaster. So if you eliminate man out of picture, then this is any natural event which is taking place because of many reasons, right. Natural reason है, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, पानी उतना निकल नहीं पाया तो पानी इकट्ठा हो गया. अभी ये डिज़ास्टर नहीं है. when will it become disaster? when you bring man into picture, when there is loss of life and when there is loss to property, right, then it becomes a disaster. तो अगर हम फ्लड की बात करें तो यहाँ पर आपको किसी भी डिज़ास्टर के लिए आप जब बात करते हो तो आपको उसके कॉजेज़ पता होने चाहिए. व्हाट आर द कॉजेज़, राइट. एंड कॉजेज़ में भी देयर आर नेचुरल कॉजेज़, देन देयर आर ह्यूमन इंड्यूस्ड causes or anthropogenic causes, right. Then you should also know कि what are the ways in which you can manage. मैनेजमेंट टेक्निक्स आपको पता होनी चाहिए, हाउ यू कैन मिटिगेट एंड रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ दैट डिज़ास्टर. सो यहाँ पे आपको मिटिगेशन एंड रिडक्शन टेक्निक्स पता होनी चाहिए, आपको अपने आंसर में लिखनी होंगी. एंड देन देर आर NDMA गाइडलाइंस, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसी. ये हर डिज़ास्टर को लेकर के इनकी कुछ गाइडलाइंस होती हैं जो कि हमें फॉलो करनी पड़ती हैं. सो आप NDMA गाइडलाइंस भी अपने आंसर्स में लिखेंगे, राइट. सो एनी टाइप ऑफ फ्लड्स, वेदर इट इज़ ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट और इट इज़ अर्बन फ्लड्स. सो यहाँ पे कुछ कॉमन गाइडलाइंस हैं NDMA की जो आप हर आंसर में अपने लिख सकते हैं, तो उनको आपको याद करना पड़ेगा. सो शुरू करते हैं. सबसे पहले यहाँ पे हम कॉजेज़ की बात करते हैं. सो कॉजेज़ क्या हैं यहाँ पर फ्लड के? फर्स्ट इज दिस डिफॉरेस्टेशन. सो डिफॉरेस्टेशन मतलब यहाँ पे एक डेटा है दैट 10% इंक्रीज इन डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेस फ्लड रिस्क बाय 30% इमीडिएटली. सो अगर आप डिफॉरेस्टेशन करोगे तो क्या होता है? प्लांट्स के थ्रू पानी ग्राउंड में सीप होता है, राइट. सीपेज बढ़ता है बिकॉज ऑफ प्लांट्स. एंड अगर आप प्लांट्स काट देंगे तो वो कम हो जाएगा, ऑब्वियसली दैट विल रिड्यूस एंड आपका रन ऑफ विल इंक्रीज, दैट विल लीड टू मोर फ्लड्स. सो ये एक फैक्टर है. देन सेकेंड इज कॉन्क्रीटाइजेशन. सो यहाँ पर ये NDMA, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसी ने डाटा दिया है दैट बिकॉज ऑफ कॉन्क्रीटाइजेशन मतलब कि जो कॉन्क्रीट बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं अर्बन एरियाज़ में, उनकी वजह से फ्लड पीक जो है दैट इंक्रीजेज 2 to 8 times एंड फ्लड वॉल्यूम इंक्रीजेज 6 times, राइट. सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ अर्बन फ्लड्स, राइट. ये कॉन्क्रीट एरियाज़ की वजह से पानी अगेन सीप नहीं हो पाता है, सीपेज नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से फ्लड्स आ जाते हैं. एंड फ्लड पीक जो है वो 2 से 8 गुना बढ़ जाती है और फ्लड वॉल्यूम करीब 6 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, राइट. सो यहाँ पर
एक एग्जाम्पल है बैंगलोर का, दैट यू कैन सी दैट बेंगलुरु हैज़ एक्सपैंडेड फ्रॉम 100 स्क्वायर किलोमीटर्स to 800 square kilometers in last few decades. So because of this expansion, ये expansion हो किसके cost पे रहा है? This expansion is happening at the cost of trees, at the cost of aquifers, at the cost of natural lakes and drains. तो वहाँ पर आप जब concretization कर देंगे, पेवमेंट बना देंगे, सो ऑब्वियसली व्हाट हैपन्स इज कि ये अगर बारिश हुई, सो दिस इज़ द अमाउंट ऑफ रेनफॉल दैट इज़ हैपनिंग. सो यहाँ पर कुछ अमाउंट ऑफ वाटर ट्रांसपिरेशन से वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है. दिस इज़ रेनफॉल. सम अमाउंट गोज़ इनटू द ground and the remaining is the surface water. This is the surface water. अब ये रन ऑफ के तौर पे हमें देखने को मिलता है. अब बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट जो हम कॉन्क्रीटाइजेशन कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, उससे क्या हो रहा है? उससे ये हो रहा है दैट ये जो सरफेस रन ऑफ है, ये अमाउंट बढ़ रहा है, ये वॉल्यूम बढ़ रहा है. दिस इज इंक्रीजिंग एंड दिस इज डिक्रीजिंग. दिस इज डिक्रीजिंग. सो ये जो है, ये प्रॉब्लम है दैट कॉजेज, दिस इज द इशू दैट लीड्स टू फ्लड्स, राइट. सो हमें यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान देना, और यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है. देन थर्ड इज अर्बन हीट आइलैंड. सो अर्बन हीट आइलैंड का क्या इशू है? दैट वी नो दैट व्हाट इज़ अर्बन हीट आइलैंड. सबसे पहले तो हमने अभी देखा था दैट कॉन्क्रीटाइजेशन से क्या होता है. तो यहाँ पे एक टर्म मैं यूज़ कर रही हूँ, एल्बीडो. सो एल्बीडो क्या है? जो सोलर रेडिएशन, व्हेन द सोलर रेडिएशंस आर रिसीव्ड बाय सर्टन सर्फेसेस, तो उनकी टेंडेंसी होती है कि वो सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करे. जो जितना ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है उसका एल्बीडो उतना ज़्यादा होता है. सो कॉन्क्रीट सर्फेसेस का एल्बीडो कम होता है. दे अब्जॉर्ब मोर. सो जब अब्जॉर्ब मोर, व्हेन दे विल अब्जॉर्ब मोर, तो ऑब्वियसली व्हाट विल हैपन? टेम्परेचर्स विल इंक्रीज. तो उससे क्या देखने को मिलेगा? उससे हमें अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट देखने को मिलेगा, राइट. एंड बिकॉज ऑफ दैट इंक्रीजिंग टेम्परेचर्स वी सी दैट देयर इज मोर इवेपोरेशन, एंड देन दैट ऑल्सो लीड्स टू इंटेंस लो प्रेशर डेवलप होते हैं, एंड दैट लीड्स टू थंडर स्टॉर्म्स इन अर्बन एरियाज, राइट. एंड उसकी वजह से कई बारी लोकलाइज्ड हैवी रेनफॉल हो जाती है. सो यहाँ पर अगर हम देखें, सो लंदन का एग्जाम्पल है दैट लंदन प्रोड्यूसेस 30% मोर रेन देन सराउंडिंग रूरल एरिया बिकॉज ऑफ थंडर स्टॉर्म. सो दिस इज बिकॉज ऑफ द अर्बन हीट आइलैंड. सो यू कैन यूज दिस एग्जाम्पल. Then second is Bangalore. So Bangalore has seen since 2000 temperature of Bangalore has increased by 2 degrees Celsius, and the city has become impervious. Impervious matlab water is not infiltrating downwards like to the ground, but it is now runoff is increasing, storm water is increasing. So यहाँ पर अगर हम impervious की बात करें तो 70% of the city is impervious to water. क्यों? क्योंकि आपने पेड़ काट दिए हैं, आपने नेचुरल ड्रेन्स को डेवलप कर दिया है, वहाँ पे पेवमेंट्स बना दिए. सो अभी हमने ऊपर ये पढ़ा था ना दैट बैंगलोर हैज़ एक्सपैंडेड 100 स्क्वायर किलोमीटर से 800. सो दिस हैज़ हैपेंड एट द कॉस्ट ऑफ दिस, एंड ये जो हमें देखने को मिल रहा है दैट इज़ द इफ़ेक्ट. इसका जो इफ़ेक्ट है वो ये टेम्परेचर इंक्रीज और इसके फॉर्म में हमें देखने को मिल रहा है. सो यू कैन यूज दीज एग्जाम्पल्स, एंड हियर इन दिस डायग्राम यू कैन सी दिस ग्लूमी पिक्चर ऑफ अर्बन हीट आइलैंड. दिस इज AI जनरेटेड इमेज. सो अगर हम यहाँ पे अर्बन हीट आइलैंड की कॉजेज़ की बात करें, तो आप यहाँ पे कॉजेज़ को इस तरीके से डिवाइड भी कर सकते हैं. यू कैन डिवाइड कॉजेज़ लाइक दिस, that there are
natural causes, then there are anthropogenic causes, right? So here the causes can be divided as meteorological causes, then there are hydrological causes, and then there are human फैक्टर्स. तो आप इसको इस तरीके से डायग्राम फॉर्म में भी बना सकते हो, आपकी स्पेस भी बच जाएगी एंड दैट इज़ मोर बेटर रिप्रेजेंटेशन, राइट. सो मीटरोलॉजिकल कॉजेज़ में क्या आता है, इसमें आता है कि हैवी रेन, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, राइट. सो साइक्लोन्स की वजह से बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है, क्लाउड बर्स्ट की वजह से बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है. सो दैट आर मीटरोलॉजिकल कॉजेज़ विच आर बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज की वजह से हमको इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल रही है, राइट. देन देयर आर हाइड्रोलॉजिकल कॉजेज़. तो हाइड्रोलॉजी का क्या मतलब है, हाइड्रोलॉजी का मतलब ये है कि जब बारिश होती है तो बारिश होने के बाद उस पानी का दैट मूवमेंट ऑफ वाटर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, movement of water and how it is distributed and managed on the earth surface. So that is hydrological factor. So hydrological causes में क्या आएगा, that आपने ड्रेनेज सिस्टम इनएडिक्वेट है, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है, कैचमेंट एरिया जो है दैट यू हैव डेवलप्ड. कैचमेंट एरिया इज बेसिकली ऑल द एरियाज फ्रॉम वेयर वाटर कम्स एंड ड्रेन्स इनटू द रिवर, सो दैट फॉर्म्स अ कैचमेंट एरिया. तो आप कैचमेंट एरिया को बिल्टअप करते जा रहे हो, सो उसकी वजह से भी पानी का मूवमेंट नहीं हो पाता एंड जिसकी वजह से हमें फ्लड्स देखने को मिलती है. देन देयर आर ह्यूमन फैक्टर्स. तो ह्यूमन फैक्टर्स तो हमने अभी देख ही लिया, डिफॉरेस्टेशन, कॉन्क्रिटाइजेशन, देन unplanned urbanization, demographic factors like rapid increase of population, so the land is not able to take pressure of that, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहे हो एरियाज़ का, so that is one thing. Then डैम बस्टिंग हो गया, so डैम बनाया, डैम फट गया, so that has happened in Gujarat. There is one Machu Dam, MACHHU, so Machu Dam in Gujarat. So once दिस डैम बर्स्टेड, जिसकी वजह से भी हमें फ्लड्स देखने को मिली. सो दैट इज़ व्हाट द कॉजेज ऑफ फ्लड्स. देन विल टॉक अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लड्स. सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लड्स कैसे, देर आर सर्टन एरियाज विच आर naturally prone to floods and there are certain areas which are not prone to floods but then floods have aggravated in those areas. So obviously those are not naturally prone. So यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ह्यूमन फैक्टर्स, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया. सो द एरियाज दैट आर नॉट नेचुरली प्रोन टू फ्लड्स, सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑब्वियसली देर आर ह्यूमन फैक्टर्स एट वर्क जिसकी वजह से फ्लड्स आ रहे, राइट. देन देर आर एरियाज विच आर नेचुरली प्रोन टू फ्लड्स बट देन वहाँ पे फ्लड्स काफ़ी ज़्यादा एग्रीवेट हो गए, सो वहाँ पर भी ऑब्वियसली ह्यूमन फैक्टर्स होंगे बिकॉज ऑफ विच द फ्लड्स हैव एग्रीवेटेड इन दैट रीजन, राइट. सो अगर हम एरियाज़ की बात करें विच आर नॉट नेचुरली प्रोन टू फ्लड्स, तो उसमें भी हम लोकल लेवल, रीजनल लेवल और ग्लोबल लेवल पे जाके बात कर सकते हैं. इस तरीके से आप टेबल बना सकते हो, लोकल लेवल, रीजनल लेवल एंड ग्लोबल लेवल, और यहाँ पे आप एग्जाम्पल दे सकते हो और यहाँ पे कॉजेज दे सकते हो. सो इस तरीके से इफ़ यू मेक अ रिप्रेजेंटेशन इन एग्जाम तो दैट विल लुक गुड, राइट. सो अगर हम लोकल लेवल पे बात करें, सो चेन्नई फ्लड, सो चेन्नई इज़ द एरिया विच इज़ नॉट जनरली नेचुरली प्रोन टू फ्लड्स बट देन वहाँ पर वी हैव सीन दैट lack of proper management has led to flood. Like चेन्नई का अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो चेन्नई फ्लड्स का रीज़न क्या है, रीज़न इज़ अर्बनाइजेशन. सो ऑब्वियसली इट्स अ ह्यूमन फैक्टर. सो अर्बनाइजेशन से क्या हुआ, यहाँ पर एक पल्लीकरनी वेटलैंड था, देयर वॉज दिस पल्लीकरनी वेटलैंड. सो दिस वेटलैंड हैज़ बीन एनक्रोच्ड बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन. सो बिटवीन 1947 से लेके 2018 तक इसका जो साइज़ है, इसका जो एरिया है दैट हैज़ रिड्यूस्ड फ्रॉम 5000 हेक्टेयर से लेके
अब इसका जो एरिया रह गया है दैट इज़ ओनली 5500 हेक्टेयर. सो 5000 हेक्टेयर से 500 हेक्टेयर ही इसका एरिया रह गया है. सो इट हैज़ एनक्रोच्ड. नाउ दीज आर द वेटलैंड्स विच आर नेचुरल ड्रेनेज फॉर द स्टॉर्म वाटर. तो आप इसको एनक्रोच करोगे तो ऑब्वियसली फ्लड्स तो आएंगी, क्योंकि पानी का निकास तो है ही नहीं. सो आप लोकल लेवल पे चेन्नई का एग्जाम्पल दे सकते हो. सो रीजनल लेवल पे यू कैन टॉक अबाउट बिहार. सो बिहार में क्या होता है, बिकॉज ऑफ स्पिल ओवर ऑफ फरक्का बैरेज हमें फ्लड देखने को मिलती है. तो आपने बैरेज बना दिया. सो बैरेज में क्या होता है कि जब आप पानी इकट्ठा होगा तो पानी की वेलोसिटी कम होती है, आप पानी को रोक रहे हो. सो उसकी वजह से सिल्टेशन होता है पानी में. ऑब्वियसली रिवर जो है दैट कैरी सिल्ट, तो वो सिल्ट डिपॉजिट होने लगती है. जितना ज़्यादा डिपॉजिट होगी उतना ज़्यादा उसका बेस कम होता जाएगा, यानी कि डेप्थ कम होती जाएगी. दिस डेप्थ विल रिड्यूस. सो पानी ऑब्वियसली उसकी वजह से क्या होगा, स्पिल ओवर हमें देखने को मिलता है. सो अगेन दिस इज़ अ ह्यूमन कॉज, राइट. दिस इज़ अ ह्यूमन फैक्टर दैट लीड्स टू फ्लड्स. देन अगर हम ग्लोबल लेवल पे बात करें, सो ग्लोबल लेवल पे यू कैन टॉक अबाउट हार्वी स्टॉर्म ऑफ USA. सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज. सो इस तरीके से आप बात कर सकते हैं फॉर द प्लेसेस दैट आर नॉट naturally prone to floods. Then there are places which are naturally prone but then वहाँ पर floods बहुत एग्रीवेट हो गए, जैसे कि श्रीनगर हो गया या मुंबई हो गया. श्रीनगर एंड मुंबई, तो यहाँ पर क्या फैक्टर्स है, जैसे श्रीनगर है या फिर आसाम है. सो यहाँ पर जो फैक्टर्स हैं वो ये है कि नेचुरली रिवर कोर्सेज हैं, यहाँ पर रिवर बहती है. सो मैनी अ टाइम्स रिवर शिफ्ट देयर कोर्सेज. सो रिवर अपना, ये रिवर बह रही है, ये इसका पूरा कैचमेंट है, फ्लड प्लेन्स है. सो इट माइट बी पॉसिबल कि कल को रिवर ऐसे बहने लगे. सो अब यहाँ पे अगर आप कंस्ट्रक्शन कर दोगे, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, घर बना दिए, तो ऑब्वियसली देन इट विल बिकम अ डिज़ास्टर, फ्लड्स होंगी. सो फ्लड प्लेन एनक्रोचमेंट की वजह से यहाँ पे फ्लड्स जो हैं दैट हैव एग्रीवेटेड. सिमिलरली मुंबई की अगर बात करें, सो मुंबई में दिस वाज अ स्टडी बाय IIT बॉम्बे दैट मुंबई इज सिंकिंग. IIT बॉम्बे की स्टडी है दैट मुंबई इज सिंकिंग बाय अबाउट 2 millimeter per year. And then there are projects like coastal road project. सो इस कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के लिए करीब 20,000 मैनग्रूव ट्रीज़ को काट दिया गया है. अराउंड 20,000 मैनग्रूव्स आर डिस्ट्रक्टेड, राइट. एंड जबकि ये रोड जो है दैट सर्व्स ओनली 2% ऑफ द पॉपुलेशन. सो आप अगेन नेचुरल ड्रेन्स को एनक्रोच कर रहे हो, पेड़ों को काट रहे हो, तो फ्लड्स तो आने. सो यू कैन यूज़ ऑल दीज एग्जाम्पल्स दैट हमने जिनके बारे में यहाँ पे बात की है, राइट. सो अब अगर हम फ्लड्स को पढ़ रहे हैं, सो वील कवर इट होलिस्टिकली कवर करने की कोशिश करेंगे. जैसे गंगा रिवर रीजन है, सो गंगा का पूरा कैचमेंट, अपर कैचमेंट से लेके लोअर कैचमेंट तक गंगा रीजन पे बाढ़ या फ्लड्स किस वजह से आती है, राइट. सो देयर इज़ वन यूपी एंड बिहार रीजन विच इज़ द मिडिल टू लोअर कैचमेंट एरिया. देन अपर कैचमेंट में बाढ़ क्यों आती है, बिकॉज ऑफ द क्लाउड बर्स्ट. हमें उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में क्लाउड बर्स्ट देखने को मिलता है. सो दैट इज़ वन ऑफ द फैक्टर कि बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा बारिश हो गई. देन ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट की वजह से भी हमें फ्लड्स देखने को मिलती है. दैट इज़ ऑल्सो इन द अपर कैचमेंट, जहाँ से रिवर ओरिजिनेट हो रही है फ्रॉम द ग्लेशियर. सो वहाँ पर ग्लेशियर डैम्ड लेक्स होती हैं. सो ग्लेशियर डैम्ड लेक्स व्हेन दे बिकम डीस्टेबलाइज, तो वो जो पानी उन्होंने इकट्ठा करा होता है बिकॉज ऑफ सम डैम, नेचुरल डैम, सो वो उसके डीस्टेबलाइजेशन से वो पानी पूरा रिलीज होता है एंड दैट ऑल्सो लीड्स टू फ्लड्स. सो यहाँ पर अगर हम बात करें क्लाउड बर्स्ट की, सो क्लाउड बर्स्ट इज़ अ फैक्टर जो कि हमें गंगा के अपर कैचमेंट्स में देखने को मिलता है, राइट. सो यहाँ पर एक डेटा है दैट
उत्तर काशी में 1980 से लेके 2005 तक एक फ्लैश फ्लड आया है, जबकि 2005 से 2013 तक 4 फ्लैश फ्लड आ गए. तो दिस इज़ फ्लैश फ्लड. सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इन अ स्पैन ऑफ 25 ईयर सिर्फ एक फ्लैश फ्लड आया और इन अ स्पैन ऑफ 4 आ गए. सो दिस इज़ द इम्पैक्ट ऑफ climate change. This is the impact of increased human activities in the region. So ये एक फैक्टर है क्लाउड बर्स्ट का. सो डेटा क्या है, कॉजेज़ क्या है क्लाउड बर्स्ट के कॉजेज़ क्या है? नेचुरल टॉरेंशियल रेनफॉल, एकदम बहुत ज़्यादा बारिश हो गई. सो NDMA के अकॉर्डिंग जो उत्तर काशी में फ्लड आई थी 2013 में, right? So that had led to deaths of around 15,000 people. 15,000 people have died because of that, and it is called as Himalayan tsunami, right? तो इसका जो नेचुरल फैक्टर है कि टॉरेंशियल रेनफॉल हो गई, या फिर वेस्टर्ली विंड्स एंड मॉनसून विंड्स दे कन्वर्ज्ड. तो ये हिमालयज है. सो दीज आर द वेस्टर्लीज कमिंग. सो वेस्टर्लीज कुछ मॉइस्चर लेके आ रही हैं. Then there are the monsoon winds. They are also carrying the moisture. So when ये दोनों winds converge करते हैं तो बहुत ज़्यादा moisture हो जाता है हवा में, and उसकी वजह से फिर deluge rainfall, बहुत ज़्यादा heavy rainfall हो जाती है. So that is also one of the natural factors, right? उसके अलावा ice melt हो गया या glacial lake outburst देखने को मिलता है. सो दीज आर वॉट? दीज आर नेचुरल फैक्टर्स. उसके अलावा जो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स हैं वो क्या है? आप पॉपुलेशन बढ़ा दिया आपने, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ गया. देन स्लोप डीस्टेबलाइजेशन. स्लोप जो है, अब ग्लेशियल लेक है बट यहाँ पे जो स्लोप है वो डीस्टेबलाइज हो गया. इट कैन नॉट रेजिस्ट इंक्रीजिंग फोर्सेस. तो स्लोप लैंडस्लाइड देखने को मिलती है. लैंडस्लाइड हो गया तो पानी जो इकट्ठा हुआ था वो बह गया. सो उसकी वजह से फ्लड्स आ जाते हैं. देन इलीगल कंस्ट्रक्शन, टूरिज्म से प्रेशर ऑन माउंटेन, वो भी जो माउंटेनस एरियाज हैं उनको डीस्टेबलाइज करता है, स्लोप को डीस्टेबलाइज करता है. उसके बाद आप फॉरेस्ट को काट रहे हो, फॉरेस्ट कवर कम कर रहे हो. सो दैट ऑल्सो लीड्स टू दैट बेसिकली एग्रीवेट्स सच काइंड ऑफ फैक्टर्स, राइट? देन देर आर एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स के अलावा जोग्राफिकल फैक्टर्स हैं. अब हमें पता है कि माउंटेन्स पे क्या होता है. अब ये विंड आ रही है, सो एकदम से उसको ये अपलिफ्टेड टेरेन मिल गया. तो अपलिफ्टेड टेरेन पे ये दिस विंड इज़ फोर्स टू राइज, एंड जितनी तेज़ी से ये राइज करेगी उतना ज़्यादा यहाँ पे कंडेंसेशन होगा, और कंडेंसेशन से देयर वुड बी रेनफॉल, राइट? फास्ट रेनफॉल. उसके अलावा जब अपर एयर एटमॉस्फेयर में एयर मूवमेंट नहीं होता, ज़्यादा एयर मूवमेंट नहीं होता, तो उसकी वजह से क्लाउड्स डिसिपेट नहीं होते हैं. दैट प्रिवेंट्स डिसिपिएशन, और पानी कंसनट्रेट होता रहता है, कंसनट्रेशन बढ़ जाता है, एंड जिसकी वजह से फिर एक लेवल के बाद वो क्लाउड्स बियर नहीं कर सकते पानी का इंक्रीजिंग कंसनट्रेशन, एंड देन हैवी रेनफॉल हो जाती है, राइट? देन उसके अलावा क्लाइमेट चेंज, तो हम सबको पता है कि क्लाइमेट चेंज इज़ वन ऑफ द रीज़न. क्लाइमेट चेंज की वजह से वी हैव सीन दैट हिमालयाज आर वार्मिंग, राइट? हिमालयाज आर ऑल्सो वार्मिंग. ग्लोबल एवरेज जो है 0.4 डिग्री सेल्सियस का, उससे कई ज़्यादा रेट पे हिमालयाज आर वार्मिंग. सो यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट क्लाइमेट चेंज इन हिमालयन रीजन. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दैट व्हाट आर द कॉजेज़. कॉजेज़ आर नेचुरल, क्या है? टॉरेंशियल रेनफॉल हो गया, वेस्टर्लीज एंड मानसून विंड्स दे कन्वर्ज, मेल्टिंग ऑफ आइस एंड ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट. देन मैन मेड एग्रीवेटिंग फैक्टर्स क्या है? लैंडस्लाइड्स. आपने इलीगल कंस्ट्रक्शन किए, ये लैंड प्रेशर नहीं बियर कर पाए, उसकी वजह से ये लैंडस्लाइड हमें देखने को मिलता है. एंड देन दिस डीस्टेबलाइज द रिवर कोर्सेज ऑल्सो, राइट? सो दैट इज़ वन फैक्टर. उसके अलावा ये एक केस स्टडी भी है इंदिरा गांधी कनाल की. सो इंदिरा गांधी कनाल की वजह से वी नो दैट दिस इज़ द मैप
ये मैप है. सो यहाँ पे इंदिरा गांधी कैनाल है, राइट. सो एंड this is the Arabian Sea branch of monsoon, and this is the Bay of Bengal branch of monsoon, right? So when this Arabian Sea branch जो है, when it moves over Indira Gandhi Canal, it picks up moisture. आइडियली क्या होता है, आइडियली अगर ये इंदिरा गांधी कनाल यहाँ पे ना हो तो ये जो अरेबियन सी ब्रांच है ये ड्राई हो जाएगी, बिकॉज इसने बारिश इस एरिया में ऑलरेडी कर चुकी होगी. सो ये यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ड्राई हो चुकी होगी. बट बिकॉज ऑफ दिस कनाल इट अगेन पिक्स अप मॉइस्चर. तो ये विंड भी जब यहाँ पे पहुँचती है और बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ये दोनों जब यहाँ पे पहुँचते हैं, सो दैट लीड्स टू इंक्रीज कंसनट्रेशन ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर, एंड जिसकी वजह से हमें क्लाउड बर्स्ट देखने को मिलते हैं उत्तराखंड में. सो अरेबियन सी ब्रांच मीट्स विद द बे ऑफ बंगाल ब्रांच एंड देन हेवी कंसनट्रेशन ऑफ मॉइस्चर दैट ऑल्सो लीड्स टू क्लाउड बर्स्ट. सो दिस वॉज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर, राइट. सो ये एंथ्रोपोजेनिक कॉज है, आप ये केस स्टडी यहाँ पर लिख सकते हैं, राइट. देन वी विल ये रह गया था शायद यूपी एंड बिहार रीजन में. सो यूपी एंड बिहार रीजन में क्यों बाढ़ आती है, वाई डज इट लाइक फ्लड इन दिस रीजन. सो यहाँ पर हमें पता है कि रिवर का लार्ज कैचमेंट है, लार्ज कैचमेंट ऑफ रिवर. यूपी में गंगा की कई सारी ट्रिब्यूटरीज आती हैं, राइट. उनका अपना अपना कैचमेंट होता है. तो एक रिवर का बहुत बड़ा कैचमेंट एरिया है, राइट. तो बहुत जगह से पानी आता है, तो एक ये भी फैक्टर है. देन रिवर में सिल्टिंग होती है, जो रिवर सिल्ट कैरी करती है, सैंड पार्टिकल्स एंड ऑल दैट. वो जब रिवर का मिडिल रीचेस में या लोअर रीचेस में वेलोसिटी कम होती है पानी बहने की, तो वो जो अपने साथ सेडिमेंट्स कैरी कर रही है वो डिपॉजिट करने लगती है. तो जो चैनल का डेप्थ होता है वो रिड्यूस होता है. सो डेप्थ रिड्यूस होने से क्या होगा, अभी ऑब्वियसली पानी स्पिल ओवर करेगा, सो उसकी वजह से फ्लड्स आते हैं, राइट. गंगा डेल्टा भी हमें इसीलिए वहाँ पे देखने को मिलता है कि फ्लड जो है वो देखने को मिलती है. उसके अलावा गंगा डेल्टा में वहाँ पे इरोजन भी देखने को मिलता है, बैंक इरोजन. सो ये रीज़न है यूपी एंड बिहार में. देन टॉकिंग अबाउट ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट. सो ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट क्यों होता है, कॉजेज़ क्या हैं उसके. सो कॉजेज़ यही है, आप यहाँ पे देख सकते हो. एवलांच आ गया, डेबरी फ्लो, अर्थ फ्लो, क्रीप, ये सब क्या है, ऑल दीज आर बेसिकली लैंडस्लाइड्स के अलग अलग टाइप. एवलांच, रॉक डेबरी, रॉक फॉल, स्लम्प, राइट. अर्थक्वेक आ गया, तो उसकी वजह से शेकिंग ऑफ लैंड सरफेस, तो उसकी वजह से हमें यहाँ पर डीस्टेबलाइजेशन, स्लोप डीस्टेबलाइजेशन देखने को मिलता है. स्लोप डीस्टेबलाइजेशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हमें, अब मान लो यहाँ पर ये लेक थी, दिस लेक वॉज डैम्ड बाय सेडिमेंट्स. यहाँ पे ये सेडिमेंट्स से ये पूरा एरिया सेडिमेंट से कवर्ड था. तो अभी आप ऑब्वियसली इसके पास जाने के लिए रास्ता नहीं है, तो ये लेक बन जाएगी यहाँ पे, एंड दिस इज़ ग्लेशियर. अब ये बिकॉज ऑफ स्लोप डीस्टेबलाइजेशन ये जो रास्ता है ये खुल जाए तो क्या होगा, ये जो इतना सारा वॉल्यूम ऑफ वाटर है ये बह जाएगा, राइट. सो ये इसकी वजह से ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हमें देखने को मिलता है. सो यहाँ पर आप डेटा ये देख सकते हो दैट ये इकीमॉड का डेटा है, जिसके हिसाब से 20,000 ग्लोव्स हैं हिमालयाज़ में. हिमालयाज़ हैव अराउंड 20,000 ग्लोव, एंड जिनमें से 200 क्रिटिकल हैं, राइट. 200 आर क्रिटिकल विच हैव हाई पोटेंशियल टू डैमेज, और उनमें से 14 हैं हिमाचल प्रदेश में, एंड 16 आर देयर इन तीस्ता बेसिन विच इज़ इन सिक्किम. उसके अलावा बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग हमारे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि दीज आर इनएक्सेसिबल एरियाज. ग्लेशियर्स दीज आर नॉट वेरी एक्सेसिबल एरियाज, राइट. सो यहाँ पर लेक्स जो कि ज़्यादा वल्नरेबल हैं, दैट इज़
मोरेन डैम्ड। अब मोरेन क्या होता है? मोरेन इज़ बेसिकली द डिपोजिशनल फीचर ऑफ ग्लेशियल लैंडफॉर्म। इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। सो ग्लेशियर भी जब फ्लो करता है तो अपने साथ सेडिमेंट कैरी करता है, तो दो डिपॉजिट दो सेडिमेंट्स, सो उनको हम मोरेन्स कहते हैं। सो अगर मोरेन डैम्ड यहाँ पे लेक है, सो उसको दे आर ऑल्सो अनस्टेबल, तो ये वेलनरेबल होती है व्हेन दे कैन नॉट बियर द प्रेशर ऑफ वाटर, तो वो फिर यहाँ पे साथ में बैठ जाते हैं एंड देन इट लीड्स टू फ्लड। देन देयर आर आइस डैम्ड फ्लड्स। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये पानी जम गया, ठीक है, पानी जम गया, तो यहाँ से रिवर इनफ्लो था बट यहाँ पे पानी जमा हुआ है, तो ये डिप्रेशन में पानी इकट्ठा होगा। फिर अगर मान लो ये आइस मेल्ट हो गई तो ये पूरा का पूरा पानी बह जाएगा, सो दैट विल लीड टू फ्लड। सो आइस डैम्ड lakes are also unstable and what do they carry? ये बहुत huge amount of sediment, debris और पानी अपने साथ कैरी करते हैं and then they cause huge devastation. सो यहाँ पर मिटिगेशन मेजर क्या है? मिटिगेशन मेजर्स यही है कि आप अर्ली वार्निंग दे पाएँ, आपके वार्निंग सिस्टम बेटर होना चाहिए। देन आपका हज़ार्ड मैपिंग शुड बी प्रॉपर एंड एडिक्वेट। सो अर्ली वार्निंग सिस्टम हमारा it should be in place. Then there should be natural hazard mapping, earthquake, what are the earthquake prone zones, what are the landslide prone zones, avalanche prone zone कौन से हैं, और जैसे हमने ये मैप किया है ना कि 20,000 ग्लोव्स हैं हिमालयाज़ में, इतनी क्रिटिकल हैं, इस तरीके की मैपिंग और बढ़ाओ, डेटा और एक्यूरेट करो और उसको रिव्यू करते रहो। सो दैट इज़ व्हाट नीड्स टू बी डन, राइट। उसके अलावा हाइड्रोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, इंजीनियरिंग प्लानिंग, इसको आप इम्प्रूव करो। जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं फ्लड प्रोन एरियाज में, आपने बिल्डिंग बनाई है इलीगली, उनको रिमूव करो, एनक्रोचमेंट को हटाओ, उनको शिफ्ट करो वहाँ से, राइट। उसके अलावा पीरियोडिकली आपको क्या रिव्यू करना है कि पानी का लेवल कितना है लेक्स में, राइट, मोरेन्स उनका मूवमेंट कैसा है। सो ये सारी चीज़ें आप रिव्यू करें तो इससे आप प्रिवेंट कर सकते हैं, राइट। एंड ये केस स्टडी है 2013 की उत्तरकाशी में। रिसर्चर्स हैव बिलीव्ड दैट दिस एरिया वाज नॉट प्रोन टू ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट जो है उसके लिए ये एरिया वाज नॉट वेरी मच प्रोन, बट यहाँ पर बिकॉज ऑफ वेरी हैवी रेनफॉल ये जो चारोबरी ताल था दैट फिल्ड एंड उसकी वजह से हमें ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट देखने को मिला। सो यू कैन टॉक अबाउट दिस केस स्टडी। मूविंग ऑन, अब अगर हमने गंगा बेसिन की बात कर ली तो नॉर्थ वेस्ट रीजन की भी बात कर लेते हैं, या उससे पहले मैं नॉर्थ वेस्ट रीजन से ही शुरू कर लेते हैं। तो नॉर्थ वेस्ट रीजन इट्स नॉट अ वेरी फ्लड प्रोन एरिया, राइट, इट्स नॉट अ फ्लड प्रोन एरिया। और यहाँ पर अगर फ्लड्स आ रही हैं तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कि यहाँ पे सरफेस ड्रेनेज प्रॉपर नहीं है, हाइड्रोलॉजी मतलब पानी का मूवमेंट, निकास प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, वाटर लॉगिंग हो रही है, ठीक है, आपने हाइड्रोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया है। सो अगर हम बात करें कि नॉर्थ वेस्ट रीजन में क्यों आ रही है क्यों हो रही है फ्लड, तो ये दीज आर सम ऑफ द रीज़न। और एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें तो हम पंजाब का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सो पंजाब में क्या है? पंजाब में देयर इज़ इनएडिक्वेट नेचुरल ड्रेनेज, अर्बनाइजेशन है, देयर इज़ अर्बनाइजेशन, जैसे कि NH1 नेशनल हाईवे 1 और जो मेन रेलवे लाइन है वो आपस में परपेंडिकुलर रन करते हैं टू द नॉट इन आपस में नहीं, मतलब दोनों ही दे रन पैरेलल, नेशनल हाईवे एंड रेल लाइन दे रन पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द नेचुरल स्लोप के परपेंडिकुलर है। सो ऑब्वियसली पानी इकट्ठा होगा, आप ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो। देन उसके अलावा फ्लड प्लेन्स में कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, राइट, लुधियाना, पटियाला, दीज आर द एरियाज जहाँ पे आप फ्लड प्लेन्स में कंस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, सो उसकी वजह से बाढ़ आती है। उसके अलावा नॉर्थ वेस्ट रीजन में हरियाणा है। सो हरियाणा की इकोलॉजी हरियाणा की टोपोग्राफी कुछ ऐसी है, सॉसर शेप में है हरियाणा, सो इट इज़ इन सॉसर शेप इस टाइप से। सो उसकी वजह से यहाँ पे पानी इकट्ठा होता है और फ्लड्स आते हैं, राइट। सो दैट यू शुड नो। एंड यहाँ पर सरफेस ड्रेनेज
की प्रॉब्लम है, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से पानी सीप नहीं कर पाता एंड देन इट लीड्स टू फ्लड्स. सो दैट इज़ द रीज़न फॉर नॉर्थ वेस्ट रीजन में फ्लड्स आना. उसके अलावा श्रीनगर में फ्लड आता है, कश्मीर वैली में फ्लड आता है. तो वो क्यों आता है हम ऑलरेडी देख चुके हैं. देन सेंट्रल इंडिया एंड डेक्कन रीजन. सो ये जो एरिया है दिस इज़ ऑल्सो नॉट वेरी मच प्रोन टू फ्लड्स. वाई? क्योंकि यहाँ पे बेड रॉक चैनल है. अब यहाँ पे हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे कि बेड रॉक चैनल क्या होता है, एलुवियल चैनल क्या होता है. एलुवियल चैनल आप जान लो कि दैट इज़ मोर अनस्टेबल. सो इसकी वजह से वहाँ पर फ्लड जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. बेड रॉक चैनल्स आर मोर स्टेबल क्योंकि जो बेस होता है दैट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स. सो जो सेंट्रल इंडिया है, जो डेक्कन रीजन है, वहाँ पे रिवर्स बेड रॉक चैनल में बहती है. तो उनका कोर्स जो है, देयर कोर्स इज़ स्टेबल एंड इसलिए यहाँ पे हमें ज़्यादा बाढ़ देखने को नहीं मिलती है. बट यहाँ पर भी जो डेल्टा एरियाज हैं, डेल्टा एरियाज, वहाँ पे आप पेड़ काट रहे हो, राइट. और उसके अलावा नदी सिल्टेशन करती है. सिल्टेशन हम बात कर चुके हैं कि सेडिमेंट्स डिपॉजिट करती है जब उसका वेलोसिटी कम हो जाता है. सो डेल्टा एरियाज़ में वेलोसिटी लोअर कैचमेंट में बिल्कुल कम होती है, तो ज़्यादा सिल्टेशन करेगी. ज़्यादा सिल्टेशन करेगी तो ऑब्वियसली ये डेप्थ कम होगी, तो स्पिल ओवर ऑफ वाटर देखने को मिलेगा. सो डेल्टा एरिया में वी सी दैट देयर आर फ्लड्स, राइट. एंड देन कम्स द ब्रह्मपुत्र रीजन. सो ब्रह्मपुत्र रीजन में बाढ़ के क्या कॉजेज़ हैं. एक तो बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल, राइट. यहाँ पर करीब 250 सेंटीमीटर पर एनम के आसपास रेनफॉल होती है. तो इट इज़ यहाँ पे हैवी रेनफॉल है. उसके अलावा जो इसका कैचमेंट एरिया है दैट इज़ लार्ज. यहाँ पे 34 मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं. देयर आर 34 मेजर ट्रिब्यूटरीज दैट फ्लो इन द रीजन, राइट. सो काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर दे कैरी एंड ह्यूज वॉल्यूम ऑफ सिल्ट दे कैरी. तो उसकी वजह से बाढ़ आती है. उसके अलावा जो ब्रह्मपुत्र वैली है दैट इज़ नैरो, काफ़ी नैरो है. सो नैरो होगा, कम स्पेस होगा पानी निकलने का, तो फ्लड आने के चांसेस हैं. देन दिस इज़ ऑल्सो अ फ्लड अर्थक्वेक प्रोन जोन, तो इसलिए भी. एंड देन पॉपुलेशन प्रेशर बहुत ज़्यादा है. सो दीज आर सम ऑफ द कॉजेज फॉर फ्लड्स इन ब्रह्मपुत्र एरिया. नाउ टॉकिंग अबाउट द कंट्रोल मेजर्स. तो कंट्रोल के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्या एनडीए में गाइडलाइंस हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे एंड देन वी विल कंक्लूड दिस लेक्चर. सो कंट्रोल में क्या है, आपको फ्लड फोरकास्ट करना है. फोरकास्ट करने के लिए आपको हाइड्रोलॉजिकल स्टडीज़ करनी पड़ेंगी. हाइड्रोलॉजिकल स्टडीज़ के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि वाटर व्हेन इट कम्स ऑन टू द अर्थ सरफेस उसका फ्लो कैसा हो रहा है, उसका सीपेज कैसा हो रहा है, ये सब की जो स्टडी होती है उसको हम हाइड्रोलॉजी में पढ़ते हैं. तो आपको हाइड्रोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना पड़ेगा इन फ्लड फोरकास्टिंग. तो ये इम्प्रूव करना है हमको, राइट. बेटर टेक्नोलॉजी, बेटर सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ करके, जो बेटर टेक्नोलॉजी आ रही है उसको यूज़ करके हम यहाँ पे फोरकास्टिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं वो देखना है. देन हमें रन ऑफ को कम करना है. जैसे हमने ये डायग्राम देखा था ना. सो वी हैव टू रिड्यूस दिस एंड वी हैव टू इंक्रीज दिस. इसको कम करो, इसको बढ़ाओ. सो अगेन उसके लिए हमें सरफेस वाटर को चैनलाइज करना पड़ेगा. वी हैव टू चैनलाइज सरफेस वाटर, राइट. हमें पीक फ्लड को कम करना है. सो पीक फ्लड को कम करने के लिए हम डैम्स बना सकते हैं, राइट. सो पानी का लेवल कम हो जाएगा, पीक फ्लड कम हो जाएगा. देन हमें फ्लड के लेवल को कम करना है. तो फ्लड के लेवल को कम करने के लिए हम डाइवर्जन वाटर, पानी जो है उसको कनाल में डाइवर्ट कर दें, ठीक है. हम स्ट्रीम लेंथनिंग करें, स्ट्रीम जो बह रही है इसकी वाइडनिंग कर दें, राइट. इसकी डीपनिंग कर दें, जो सिल्टेशन है उसको क्लियर करके जो चैनल की डेप्थ है उसको बढ़ा दें, राइट, क्लीनिंग आउट करके. देन लाइनिंग कर दें यहाँ पे ताकि पानी स्पिल ओवर ना करे. उसके अलावा नेचुरल बेसिन्स एंड मार्शेस बनाएं. सो इसको आप इन 3 कैटेगरीज में भी डिवाइड कर सकते हो. ये जो काम है इसको आप स्ट्रीम चैनलाइजेशन, चैनल इम्प्रूवमेंट एंड फ्लड डाइवर्जन.
और इन पॉइंट्स को इसके अंदर लिख सकते हो, राइट। सो स्ट्रीम चैनलाइजेशन में क्या है, ये जो आपका डाइवर्जन ऑफ वाटर इन कैनाल है, ये वाला पॉइंट इसमें आ जाएगा, राइट। स्ट्रीम लेंथनिंग, वाइडनिंग, डीपनिंग, क्लीनिंग आउट, लाइनिंग, ऑल ऑफ दैट दिस कम्स अंडर चैनल इम्प्रूवमेंट। इसको आप चैनल इम्प्रूवमेंट में डालो, राइट। उसके अलावा जो आपका फ्लड डाइवर्जन है वो आप नेचुरल बेसिन एंड मार्शेस के थ्रू फ्लड डाइवर्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप डायग्राम बना के इसको कट शॉर्ट कर सकते हो। देन प्रोटेक्शन अगेंस्ट इनंडेशन। कई बारी क्या होता है, हम बिना साइंटिफिकली एम्बैंकमेंट करते चले जाते हैं, तो उससे क्या होगा, एम्बैंकमेंट जब आप कर दोगे तो आप पानी के बहाव को रोक दोगे। पानी के बहाव को रोक दोगे तो क्या होगा, नदी जो है वो ज़्यादा डिपॉजिट करने लगेगी। ऑब्वियसली जैसे नदी का फ्लो हो रहा है, आप फ्लो कम कर दो, फ्लो कम कर दो तो रिवर जो है डिपोजिशन ज़्यादा करने लगती है। जब डिपोजिशन ज़्यादा करेगी तो चैनल डेप्थ कम होगा, चैनल डेप्थ कम होगा। तो अगर आप ऊपर अपर कैचमेंट एरियाज़ में तो फ्लड रोक सकते हैं, बट लोअर कैचमेंट एरिया में रिवर के पास जो है उतनी कैपेसिटी नहीं होगी पानी को कैरी करने की, उतना वॉल्यूम ऑफ वाटर को कैरी करे, तो लोअर कैचमेंट में बाढ़ आती है। सो अगर आप एम्बैंकमेंट्स बिना साइंटिफिकली दिमाग लगाए बना दोगे तो दैट विल लीड टू ट्रांसफ़र ऑफ फ्लड्स टू लोअर कैचमेंट एरियाज। सो यहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हैं कि इट लीड्स टू ट्रांसफ़र ऑफ फ्लड्स। तो हमें ये सारी चीज़ें साइंटिफिकली करनी है। उसके अलावा हमें पोस्ट फ्लड मैनेजमेंट भी देखना पड़ता है कि प्रॉपर रिपेयर हो रहा है, ह्यूमैनिटेरियन सप्लाई मिल रही है, सर्वे करो, डीसिल्टिंग करो। और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है दैट इज़ ऑल्सो वेरी मच अफेक्टेड बाय फ्लड। सो वहाँ पर उसके लिए कंटिजेंसी प्लान क्या है हमारा, वो होना चाहिए, बिकॉज इट माइट ऑल्सो इम्पैक्ट द प्राइसेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट एंड देन इट माइट लीड टू इन्फ्लेशन एंड ऑल। सो वी हैव टू सी ओवरऑल कि, और आपके आंसर में पोस्ट फ्लड मैनेजमेंट के बारे में ज़रूर मेंशन होना चाहिए। देन देयर आर सर्टेन NDMA गाइडलाइंस। तो इनके बारे में तो हमें पता ही होना चाहिए कि NDMA गाइडलाइंस क्या हैं। सो NDMA गाइडलाइन कहती है कि जो सेंट्रल वाटर कमीशन है CWC, उसको हाइड्रोलॉजिकल एंड हाइड्रोमीटियोलॉजिकल नेटवर्क्स बनाने चाहिए अक्रॉस द कंट्री एट ऑल लेवल्स, राइट। सो ताकि हम फ्लड फोरकास्टिंग बेटर कर सकें। देन टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स हम क्या कर सकते हैं, हम डॉपलर रेडार जो है इसके सिस्टम को एक्सपैंड कर सकते हैं, नेटवर्क को एक्सपैंड कर सकते हैं। सो दैट विल हेल्प इन लाइक गिविंग अस इंफॉर्मेशन अबाउट कि क्या मतलब फ्लड होने के क्या चांसेस हैं। तो यू कैन ऑल्सो मेक अ डायग्राम लाइक दिस कि इस तरीके से डॉपलर रेडार दिखा दो एंड देन शो दैट इसका सिस्टम को हमें एक्सपैंड करना है NDMA गाइडलाइन। सो यू कैन सी इसका पूरा साइंस एंड टेक की इन्फॉर्मेशन आप गूगल करके इसको सर्च कर सकते हैं। देन हाइड्रोलॉजिकल मीटर्स, इनको लगा के हमें वाटर का लेवल वगैरह जो है वो मेजर करते रहना चाहिए। देन इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज दैट हैज़ टू बी इंक्लूडेड इन environment impact assessment according to NDMA। सो अर्बन एरियाज़ में जो बारिश का पानी होता है दैट फ्लोज एज स्टॉर्म वाटर, राइट। सो उसका आप प्रॉपर मैनेज नहीं कर रहे हो, सो क्या होगा, वो प्रॉपरली ड्रेन नहीं होगा तो फ्लड आएंगी, अर्बन फ्लड जिसको हम बोलते हैं। तो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज जो मैनेजमेंट है दैट शुड बी ऑल्सो इंक्लूडेड इन एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, राइट। देन उसके अलावा अर्बन एरियाज़ में देयर शुड बी अर्बन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम्स। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा फ्लड प्रूफ होना चाहिए। देयर शुड बी नेचुरल लाइक ग्रीनिंग एंड ब्लूइंग ऑफ सिटीज़। फ्लड प्लानिंग होनी चाहिए, जोनेशन होना चाहिए कि ओके दीज आर द एरियाज़ विच आर फ्लड मोर प्रोन टू फ्लड। तो फ्लड हॉटस्पॉट्स इन अ सिटी ये हमें आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। उसके अलावा जो हमारा सीवेज मैनेजमेंट है, राइट, वेस्ट वाटर एंड सेप्टिक मैनेजमेंट, दैट शुड बी इंटीग्रेटेड। सो ये प्लानिंग एस्पेक्ट हमें ध्यान में रखना चाहिए। उसके अलावा फ्लड फोरकास्टिंग दैट प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल। एंड इंस्टीट्यूशंस लाइक ब्रह्मपुत्र बोर्ड एंड गंगा रिवर बोर्ड, दे शुड बी स्ट्रेंथेंड एंड इक्विप्ड टू मैनेज विद फ्लड्स। उसके अलावा इनफ्लोज और सी फ्लोज, दीज आर बेसिकली द मैकेनिज्म टू predict and forecast floods, right। सो ये आप एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिख सकते हैं।
उसके अलावा ये केस स्टडी है केरला फ्लड्स की 2018 में जो आए थे। तो इस तरीके से आपको अपने आंसर्स में केस स्टडी मेंशन करनी है कि कैग रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो केरला फ्लड्स है उसके पॉलिटिको इकोनॉमिक रीजंस क्या हैं। उसके रीजंस हैं कि यहाँ पे जो रिजर्वॉयर है डैम वो नॉट लेस बिफोर मानसून। तो क्या होता है, हमें रिजर्वॉयर डुअल पर्पस सर्व करते हैं, एक तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का, दूसरा फ्लड को कंट्रोल करने का, तीसरा वाटर सप्लाई भी प्रोवाइड करना, ड्रिंकिंग वाटर। तो क्या होता है, टू रन ऑन प्रॉफिट जनरली मानसून से पहले इट इज़ रिकमेंडेड, ये गाइडलाइन है कि रिजर्वॉयर का जो लेवल है वो सर्टन लिमिट से कम होना चाहिए, ताकि जब बारिश हो तो जब लेवल बढ़े तो आपके पास स्पेस होना चाहिए मैनूवर करने के लिए। तो जनरली ये देखा गया है, ये जो कैग की रिपोर्ट आई थी कि उस टाइम पर जो रिजर्वॉयर था उनके लेवल कम नहीं थे बिफोर मानसून। तो ऑब्वियसली जब बारिश ज़्यादा हो गई तो स्पिल ओवर देखने को मिलेगा, राइट। सो नो एडिक्वेट प्लानिंग। यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स के लिए कस्तूरी रंगन कमेटी की रिपोर्ट थी टू डिक्लेयर मोर एरिया एज इकोलॉजिकली फ्रेजाइल। सो वो रिपोर्ट भी इम्प्लीमेंट नहीं करी गई है। सो उस सब का क्यूमुलेटिव इफेक्ट तो देखने को मिलेगा ही, नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट ऑन। सो देन रेनफॉल, केरला फ्लड्स के टाइम पे 2018 में जो आई थी, रेनफॉल वाज मोर देन एक्सपेक्टेड। जुलाई अगस्त में जितनी रेनफॉल होती है उससे कई ज़्यादा रेनफॉल हो गई थी। उसके अलावा जो डैम था, तो डैम ऑब्वियसली यहाँ पे हम बात कर ही चुके कि डैम में जो लेवल था, स्टोरेज लेवल, वो रिक्वायर्ड लेवल से ज़्यादा था। तो उसकी वजह से डैम में पानी भरेगा, डैम में पानी भरेगा तो डैम से पानी रिलीज़ किया जाएगा। सो इडुक्की डैम ने वाटर रिलीज़ किया। तो उस सब की वजह से क्यूमुलेटिवली ऑल द फैक्टर्स दे कंट्रीब्यूटेड टू केरला फ्लड। सो इस टाइप के आपको केस स्टडीज़ अपने आंसर में एक आधी लिख दो तो इट गिव्स यू एक्स्ट्रा मार्क्स, राइट। सो दिस वॉज इट फॉर दिस लेक्चर। ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया, पर इसमें हमने बहुत सारी डिटेल्स कवर करी, बहुत सारी केस स्टडीज़ कवर करी है, एग्जाम्पल्स कवर किए हैं, डिटेल में कवर किया है मेंस के लिए ये टॉपिक्स। सो येस, दिस लेक्चर इज़ रेलिवेंट फॉर फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव, तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा हो गया, but bear with it, it's important from exam perspective. Thank you.